महाराजा सूरजमल महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे आधुनिक भारत के इतिहास में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो भू राजस्व व्यवस्थाएं की गई थी। 3 मुख्य व्यवस्थाएं थी। जमींदारी प्रथा, जिसको स्थायी बंदोबस्त भी बोलते हैं, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। हमने पिछली क्लास में भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ साथ हमने जमींदारी व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया था। आइए अब जो दूसरी महत्वपूर्ण भू राजस्व व्यवस्था थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। कौन सी? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था लागू की गई थी, जबकि रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी सबसे पहले मद्रास और उसके पश्चात बंबई में मुख्य रूप से इसको लागू किया गया था। लेकिन इसकी शुरुआत सबसे पहले मद्रास से ही हुई थी। इसमें स्थायी बंदोबस्त के उलट जो समझौता किया गया था कंपनी के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा बंगाल में जमींदारों के साथ किया गया था, जबकि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के तहत ये व्यवस्था सीधे कृषकों के साथ की गई थी। रैयत यानी कि किसानों के साथ ये समझौता किया गया था। इस व्यवस्था के द्वारा प्रत्येक पंजीकृत किसान को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया और उसी के साथ इस व्यवस्था को संबोधित किया गया। वहीं राज्य के लिए कर देने वाला होगा। वहीं क्या होगा? राज्य के लिए कर देने वाला होगा। यानी कि अब जमींदारी व्यवस्था के उलट इस व्यवस्था में किसान ही, राज्य सीधा किसान से, यानी कि शासन सीधा किसान से ही राजस्व की वसूली करेगा। चूंकि उस समय स्थायी बंदोबस्त के भी कई जो दुष्परिणाम देखे कंपनी के द्वारा, तो उससे सीखते हुए इन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रचलन करने की कोशिश की कि इसको भी आजमा कर देखा जाए कि इससे कितना फायदा हो सकता है। इसमें जो किसान था जिसकी स्वयं की भूमि मानी गई, उसको अपनी भूमि को उठाने, बेचने या गिरवी रखने का पूरा अधिकार दिया गया। यानी कि अपनी भूमि रख भी सकता था, गिरवी भी रख सकता था, बेच भी सकता था और या उसको स्वयं खेती भी वह कर सकता था। इसमें कोई रोक टोक शासन की ओर से नहीं थी। समय पर अगर वह भू राजस्व अदा करता रहा तो वह भूमि उसी के स्वामित्व में रहेगी, यानी कि उसी के अधिकार में रहेगी इस व्यवस्था के द्वारा। यानी कि समय पर वह भू राजस्व अदा करता रहा तो किसान के पास ये भूमि रहेगी। अतः उसे उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह राजस्व जमा कराते रहे। दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिमी भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू करने का एक प्रमुख कारण यह भी था कि वहां पर जमींदारी व्यवस्था जैसी कोई, जमींदारी प्रथा जैसी कोई चीज नहीं थी। वहां पर रैयत किसानों के द्वारा ही एक तरह से खेती का काम किया जा रहा है। जो जमींदारी में किसान ही खेती करते थे, लेकिन जमींदारी प्रथा दक्षिण भारत में उस समय संगठित रूप से नहीं थी। इसलिए यहाँ पर इस रैयतवाड़ी बंदोबस्त को चलाने का काम उनको द्वारा किया गया। दूसरा कारण इसमें यह भी है कि बंगाल की जो जमींदारी व्यवस्था थी उस व्यवस्था से कंपनी में धारणा बन गई थी कि इसके द्वारा केवल जो आय और सीमित हो गई है, जबकि अगर किसी के खेती को बढ़ावा मिलता है तो हम ज्यादा उनसे राजस्व वसूल नहीं कर सकते। अतः अब दक्षिण के जो प्रांत थे, दक्षिण की जो काउंसिल थी, मद्रास और मुंबई काउंसिल, विशेषकर मद्रास काउंसिल, वहां पर ये कटाव उत्पन्न होने लग गया कि इस व्यवस्था के स्थान पर दूसरी नई व्यवस्था स्थापित की जाए ताकि कंपनी को फायदा पहुंच सके। दूसरी बात, कंपनी का ये भी मानना था कि जमींदारी व्यवस्था में अधिकांश लगान की जो रकम होती थी वह जमींदार खुद ही रख लिया करता था, जबकि सीमित मांग जो तय थी उससे ज्यादा अगर लगान को मिलता था तो जमींदार उसको खुद रख लिया करता था, जबकि वह हिस्सा कंपनी को मिलना चाहिए था। तो ये दोष था जमींदारी व्यवस्था में कंपनी को देखने को मिला। अतः कंपनी चाहती थी कि किसान से ज्यादा लगान वसूल किया जा सके, जबकि
स्थायी बंदोबस्त में ऐसा वे कर नहीं सकती थी। सर्वप्रथम कर्नल रीड के द्वारा, किसके द्वारा? कर्नल रीड ने 1792 में 12 मई, सर्वप्रथम कर्नल रीड के द्वारा 1792 12 मई मद्रास के 12 मई में रैयतवाड़ी बंदोबस्त सबसे पहले उसने लागू किया। किसने? कर्नल रीड के द्वारा। तब लागू किया गया 1792 में 12 मई, मद्रास के 12 मई में लागू किया गया। इस समझौते को जमींदारों से ना कर किससे किया गया? किसानों से किया गया। सीधा उनके साथ वास्तविक जमीन के मालिक थे किसान, उनके साथ ही समझौता किया गया। तो सबसे पहले किसने किया था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त की जगह किसको मान सकते हैं? कर्नल रीड को 1792 में 12 मई, मद्रास के 12 मई में उन्होंने ये कार्य किया था। ये समझौता उन्होंने 3 से 10 वर्ष के लिए किया था। कर्नल रीड ने समझौता किसानों के साथ कितने वर्ष के लिए किया था? 3 से 10 वर्ष के लिए किया था। लेकिन कालांतर में इसके नियमों के उलझन में आकर कर्नल रीड को रैयतवाड़ी व्यवस्था से उनका विश्वास धीरे धीरे उठने लग गया, क्योंकि इसमें भी एक तरह से स्थायी जमींदारी के वही गुण आ गए थे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें काफी कमियां थी और इस वजह से कर्नल रीड को भी इसकी पेचीदगी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि इसमें काफी अनुभव होना चाहिए, आपके पास पूरे अभिलेख होना चाहिए, पट्टे, सबकी जानकारी आपको होनी चाहिए, तब आप जाकर किसान की पूरी जानकारी और एक प्रशासनिक अमला भी होना चाहिए, तब जाकर इस व्यवस्था को आप पूरी तरह से लागू कर सकते थे। अतः कर्नल रीड का समय के साथ साथ ही इस व्यवस्था से मोहभंग हो गया। बाद में थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को आगे बढ़ाया। थॉमस मुनरो ने इस पद्धति का आगे बढ़ाया और इसका कट्टर समर्थक धीरे धीरे बनता गया। जब थॉमस मुनरो को निजाम से प्राप्त क्षेत्र प्राप्त हुए और उन क्षेत्रों का अधिकारी उनको नियुक्त किया गया, तब वहां उसने निजाम के जो क्षेत्र प्राप्त हुए थे वहां का कलेक्टर इसको नियुक्त किया गया, इसको थॉमस मुनरो को। तो थॉमस मुनरो ने क्या किया? निजाम के क्षेत्र जो उनको प्राप्त हुए थे वहां पर इस रैयतवाड़ी बंदोबस्त को उसने लागू कर दिया। रैयतवाड़ी बंदोबस्त को उसने लागू कर दिया। 1809 तक आते आते मद्रास के कुछ क्षेत्रों में इस व्यवस्था को धीरे धीरे लागू कर दिया गया, लेकिन संचालक मंडल के हस्तक्षेप के कारण कुछ समय के लिए इसको रोक दिया गया। 1809 तक आते आते मद्रास के कई क्षेत्रों में इसको लागू कर दिया गया, लेकिन संचालक मंडल के हस्तक्षेप के कारण इसको कुछ समय के लिए रोक दिया गया। तत्पश्चात इसकी सफलताओं को देखकर, इसके जो फायदे निकल कर आ रहे थे उसको देखते हुए 1818 में इस रैयतवाड़ी व्यवस्था को पुणे मद्रास के क्षेत्रों में लागू करना शुरू कर दिया। इस समय चूंकि इस व्यवस्था को लागू तो कर दिया था और इसकी काफी जांच पड़ताल भी की जा रही थी इस व्यवस्था के लिए। उस समय ये भी एक थोड़ी से बात चल रही थी कि भारतीय क्षेत्रों में जो अपने अधिकार में कंपनी के वहां पर किस व्यवस्था को सही ढंग से लागू किया जाए, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त से उनको काफी नुकसान भी पहुंच रहा था। अतः भारत में कंपनी के अधिकारी उन मूलभूत सिद्धांतों को ढूंढने में वैसे जिन्हें कंपनी अपनी लगान नीति के रूप में अपना सके कि किस नीति को वह अपना सके जिससे कंपनी को फायदा हो सके। इसके सामने दो समस्याएं थी, कंपनी के अधिकारियों के सामने दो समस्याएं थी। प्रथम, भूमि कर को सरकार की आय का मुख्य साधन बनाकर किस सीमा तक आप किसान से लगान वसूल कर सकते हैं। भूमि कर को सरकार की आय का साधन बनाकर हम किस सीमा तक लगान को वसूल कर सकते हैं। दूसरा, भूमि कर निर्धारित एकत्रित इकट्ठा किन सिद्धांतों के आधार पर की जाए, यानी कि हम किसान से भूमि कर किस प्रकार से एकत्रित किया जाए। इनको लेकर काफी मतभेद था और इन मतभेदों में मुख्य जो अधिकारी थे कानवालिस और मुनरो के, दोनों के अपने अपने विचार थे और दोनों इस मत को लेकर काफी उलझन भरी स्थिति में थे और दोनों के मत एक दूसरे के विरोधी थे। जहां कानवालिस चाहते थे कि भू राजस्व स्थायी हो, स्थायी जमींदारी व्यवस्था उनके द्वारा ही लागू की गई, चाहते थे कि भू राजस्व क्या हो, स्थायी हो तथा निजी संपत्ति के अधिकार भी उनके सुरक्षित रहे। जबकि थॉमस मुनरो भी चाहते थे कि निजी संपत्ति के अधिकार के माध्यम से निजी संपत्ति के अधिकार भी वे सुरक्षित चाहते थे, परंतु वे चाहते थे कि भूमि के वास्तविक
जो मालिक है उन्हीं के पास ये संपत्ति सुरक्षित रहे, उन्हीं के पास ये क्या रहे, संपत्ति सुरक्षित रहे। 1820 में जब थॉमस मुनरो को मद्रास का गवर्नर बनाया गया तब उसने रियायतवाड़ी बंदोबस्त को मद्रास में पूरी तरह से लागू कर दिया। रियायतवाड़ी बंदोबस्त में उस समय उन्होंने उपज का तीसरा भाग भू राजस्व के लिए इकट्ठा किया। 1820 में कितना, तीसरा भाग उपज का निर्धारित किया। इसने थॉमस मुनरो ने जब मद्रास के गवर्नर को बनाया गया था, कहां का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर को बनाया गया था, तो उन्होंने इसका क्या किया, तीसरा हिस्सा यानी कि 33% के लगभग उन्होंने क्या किया, कुल उपज का निर्धारण किया। व्यवहारिक रूप से हम देखते हैं कि इसमें थॉमस मुनरो की जो नीति थी उसके आधार पर तीसरा हिस्सा उनको उपज का निर्धारण कर दिया गया, लेकिन समय के साथ साथ इसमें कुछ परिवर्तन भी उनके द्वारा किया जा सकता था। चूंकि इसमें भू राजस्व किसानों को धन के रूप में देना पड़ता था, उनका उपज की मंडी या बाजार मार्केट से कोई संबंध नहीं था, इसलिए किसानों को समय समय पर काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता था, क्योंकि उनको मार्केट वैल्यू के हिसाब से भी उनको 33% जो तय किया गया था उसी हिसाब से अपना उपज का हिस्सा नगद के धन के रूप में उनको देना पड़ता था। इससे किसानों को काफी नुकसान भी हो रहा था। मद्रास में थॉमस मुनरो के द्वारा ये व्यवस्था लगभग 30 वर्षों तक चलती रही और भूमि कर को अत्यंत सख्ती से इसमें वसूल किया जाता था। लगभग 30 वर्षों तक ये व्यवस्था चलती रही और भूमि कर को अत्यंत सख्ताई से किसानों से वसूल किया जाता था। किसानों को यातना तक भी दी जाती थी, तो किसानों की स्थिति इसमें काफी खराब हो चुकी थी। फलस्वरूप किसान चूंकि तय समय पर उनको धन देना पड़ता था, लगान देनी पड़ती थी, तो किसान साहूकार से ऋण लिया करते थे, उस ऋण साहूकारों के चंगुल में फंसने लगे। अतः ऐसी स्थिति जब कंपनी के सामने, ब्रिटिश अधिकारियों के सामने उत्पन्न हुई, तब उन्होंने 30 वर्षों के अंतराल के पश्चात 1855 में पुनः भूमि का सर्वेक्षण करवाया। रियायतवाड़ी बंदोबस्त को देखते हुए विस्तृत भूमि का सर्वेक्षण करवाया और उचित ढंग से इसको लागू करने की कोशिश उनके द्वारा की गई। इसमें वास्तविक रूप से इसको लागू 1855 में सर्वेक्षण करवाया गया, लेकिन 1861 तक जाते जाते इसको वो सर्वेक्षण के आधार पर इसको लागू किया जो 1855 में शुरू हुआ था और 1861 तक जाते जाते इसको पुनः लागू किया गया। 1855 में वास्तविक सर्वेक्षण किया गया, जो कमियां थी उसको दूर करने की इसमें कोशिश की गई थी। ये कंपनी को क्या फायदा हो सकता था उसके लिए कोशिश की गई थी। 1861 में जाकर इसको लागू किया गया, जो कमियां थी उसको हटाकर। 1855 तक आते हैं तो देखते हैं कि भू राजस्व का लगभग 50% कंपनी के द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है। आरसी दत्त जैसे जो आर्थिक इतिहासकार रहे हैं भारत के, उन्होंने भी इस रियायतवाड़ी पद्धति की काफी आलोचना की है, इस व्यवस्था की काफी आलोचना की और उन्होंने कुछ आंकड़े पेश किए हैं जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि हुकूमत को कितना फायदा और किसानों का कितना शोषण किया गया होगा। उन्होंने कहा कि 1861 में इस व्यवस्था से लगभग 32.90 लाख पाउंड की इनकम कंपनी को हो रही थी, जो 1874 में बढ़कर 41.80 लाख पाउंड तक पहुंच गई थी। तो इसका किस तरह से शोषण हो रहा था किसानों का, इस आंकड़ों से हम अनुमान लगा सकते हैं, जो आरसी दत्त, रमेश चंद्र दत्त ने हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। तो ये मद्रास में इस तरह का स्थिति थी। अब बंबई में भी चूंकि रियायतवाड़ी बंदोबस्त लागू की गई थी, उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। बंबई में उसको लागू किया गया था। 1824 से लेकर 1828 में सर्वेक्षण करवाकर, बंबई काउंसिल के द्वारा सर्वेक्षण करवाकर 55% भू राजस्व निर्धारित कर दिया गया था। बंबई में कितना निर्धारित किया गया था? बंबई में 1822 से 1828 तक सर्वेक्षण करवाकर 55% भू राजस्व 55% भू राजस्व क्या कर दिया गया, निर्धारित कर दिया गया था, जो 1824 से 1828 के मध्य बंबई में सर्वेक्षण, बंबई काउंसिल के द्वारा सर्वेक्षण करवाया गया था।
परंतु हम देखते हैं कि ये काफी ऊंची दर थी जिससे किसानों को काफी क्षति पहुंच रही थी, काफी हानि उनको उठानी पड़ रही थी। 55% उनको भू राजस्व देकर। अतः किसानों ने, जब किसानों से भूमि की उपज इतनी नहीं हो रही थी, उनको देना पड़ रहा था कर, अतः बहुत सारे किसानों ने भूमि जोतने को ही छोड़ दिया, भूमि की जुताई करना उन्होंने छोड़ दिया। बहुत सारी भूमि बंजर हो गई, बहुत सारी भूमि बंजर हो गई। अतः ब्रिटिश सरकार फिर हरकत में आई, बॉम्बे काउंसिल फिर हरकत में आई और उन्होंने दोबारा एक सर्वेक्षण, एक अन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट विंगेट की अध्यक्षता में एक भूमि सर्वेक्षण पुनः करवाया। किसकी अध्यक्षता में? लेफ्टिनेंट विंगेट की अध्यक्षता में। लेफ्टिनेंट की अध्यक्षता में दोबारा सर्वेक्षण करवाया क्योंकि किसान अपनी भूमि छोड़ रहे थे, भूमि बंजर हो रही थी, तो इससे बम्बई काउंसिल को काफी क्षति उठानी पड़ रही थी। सरकार फिर हरकत में आई और उन्होंने लेफ्टिनेंट विंगेट की अध्यक्षता में सर्वेक्षण दोबारा करवाया जो 30 वर्षों के लिए निर्धारित कर दिया गया। सर्वेक्षण कितने वर्षों के लिए निर्धारित कर दिया गया? 30 वर्षों के लिए निर्धारित कर दिया गया। किंतु ये निर्धारण अनुमानों पर ही आधारित था केवल, इसमें ज्यादा कोशिश उनके द्वारा नहीं की गई थी और इससे भी किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। किसान काफी कष्ट से अपना जीवन व्यतीत करने लगे और उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 1868 में भूमि का पुनः सर्वेक्षण करवाया गया। 1868 में भूमि का, बम्बई प्रांत में भूमि का पुनः सर्वेक्षण कराया गया। चूंकि इस समय अमेरिका में घरेलू चल रहा था तो कपास की मांग, कपास के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हो गई। चूंकि अमेरिका एक अच्छा उपजाऊ कपास के मामले में काफी महत्वपूर्ण प्रांत था, तो वहां पर घरेलू जब चल रहा था 1828 के आसपास, 1868 के आसपास, उस समय कपास के दाम काफी बढ़ गए थे। तो ब्रिटिश कंपनी ने अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए कपास के उत्पादन अधिक से हो सके इसलिए बम्बई प्रांत में दबाव डाला और अधिकारियों को भू राजस्व को बढ़ाना पड़ा और 66% से लेकर 95% तक के अवसर तक उन्होंने भू राजस्व की दर को उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया। इससे किसानों की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती रही। ब्रिटिश सरकार की इसी नीति के कारण 1875 तक हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में किसान विद्रोह होते हैं। फलस्वरूप 1879 में जाकर ब्रिटिश सरकार को कृषक राहत एक्ट फाइल करना पड़ा जिसमें साहूकारों के विरुद्ध उनको संरक्षण दिया गया था, परंतु भू राजस्व की मांग को उनको नहीं सुनाई गई। जब 1875 में अधिक भू राजस्व के कारण और साहूकारों के उत्पीड़न के कारण कृषक आंदोलन हुए तो इस आंदोलन से के परिणाम स्वरूप 1879 में ब्रिटिश सरकार को क्या बनाना पड़ा? 1879 का कृषक राहत एक्ट बनाना पड़ा जिसमें साहूकारों से कृषकों की हिफाजत तो की गई, परंतु क्या किया गया उनके द्वारा जो भू राजस्व संबंधित बातें थी, जो उनकी मांग थी, उसको नहीं मानी गई, यानी कि भू राजस्व कम नहीं किया गया। इस प्रकार से इसमें एक और प्रॉब्लम हमारे सामने आती है कि जो भू राजस्व की अत्यधिक मांग थी ना बम्बई प्रांत में, उसके विरुद्ध किसान न्यायालय में भी उपस्थित नहीं हो सकता था, न्यायालय में अपनी बात को दर्ज नहीं करवा सकता था। ये भी एक महत्वपूर्ण, ये भी एक बहुत हानिकारक प्रभाव था, हानिकारक पक्ष था किसानों के पक्ष में, क्योंकि किसान बम्बई सरकार के अत्याचारों के विरुद्ध, उनके अधिक लगान के विरुद्ध न्यायालय में अपील भी नहीं कर सकता था। ये भी इस एक्ट का, इस रेतवाड़ी बंदोबस्त का उल्लेख था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि रेतवाड़ी बंदोबस्त किसान के नाम से शुरू की गई थी। किसान से सीधा संपर्क कर जाएगा, उनको सीधा स्वामी माना गया, परंतु उनके अधिकारों का निरंतर हनन किया गया, उनसे अधिक राजस्व की डिमांड की गई, उनका शोषण किया गया। समय समय पर किसानों ने भूमि को जोतना भी छोड़ दिया था, बहुत सारी भूमि बंजर भी हो गई थी, लेकिन फिर भी किसानों से अधिकाधिक भू राजस्व इकट्ठा किया गया। स्थायी बंदोबस्त के द्वारा जो शोषण हो रहा था, रेतवाड़ी बंदोबस्त में भी शोषण होना शुरू हो गया था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि रेतवाड़ी बंदोबस्त भी काफी डेंजर है। इसके बाद हम बात करेंगे महलवाड़ी। तीसरी बंदोबस्त कौन सी है? महलवाड़ी। ये भूमि बंदोबस्त अनेक प्रयोगों के बाद उत्तर भारत में, विशेषकर आगरा, अवध, उत्तर पश्चिमी प्रांत उस समय जो कहलाता था, वहां
कहाँ पर लागू किया गया था? उत्तर पश्चिमी प्रांत, विशेषकर उत्तर भारत में और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में इसको लागू किया गया था। जैसे कि बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में जमींदारी व्यवस्था लागू की गई थी। बंबई और मद्रास प्रांतों में रेत वाली पद्धति लागू की गई थी। वहीं उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में, विशेषकर उत्तर पश्चिमी प्रांत में महलवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। इस बंदोबस्त में भूमि कर की इकाई किसान का खेत न होकर, भूमि कर की इकाई किसान का खेत न होकर बल्कि पूरा गांव या महाल माना गया है। इस व्यवस्था में क्या था कि जो भूमि कर की इकाई है ना, वो किसान का खेत न होकर पूरा गांव या पूरा महाल ही माना गया है, बल्कि यहीं से पूरे महाल से ही क्या लिया जाएगा? टैक्स राजस्व लिया जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो सरकार के द्वारा कुछ गांवों को महाल में इकट्ठा किया करके उस महाल का लगान निश्चित कर दिया गया। कुछ गांवों को इकट्ठा करके महाल बनाया गया, उस महाल का लगान निश्चित कर दिया गया और उस लगान को गांव में बांट दिया गया। यानी कि बहुत सारे गांव, कुछ गांवों को इकट्ठा करके महाल का रूप दिया गया, एक बड़े गांव को महाल का रूप दिया गया, उसका कर निर्धारित कर दिया गया। उस कर को क्या देना था? उस महाल को इतना कर चुकाना था। जैसे 50% है तो 50% उस महाल को देना था। वह महाल का एक समूह बना दिया गया जिसको कुछ व्यक्तियों के द्वारा निर्धारित करना था। महलवाड़ी बंदोबस्त में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के साथ साथ संयुक्त उत्तरदायित्व की भूमिका भी तय की गई। यदि कोई किसान अपनी भूमि छोड़ देता था तो ग्राम समाज उस भूमि को अपने अधिकार में लेकर उस पर खेती करवाता था। क्यों करवाता था? क्योंकि उस महाल को एक निर्धारित भू राजस्व सरकार को देना होता था, इसलिए वे खाली उसको छोड़ नहीं सकता था। तो ये महलवाड़ी व्यवस्था एक तरह से हम कहें तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के साथ साथ क्या थी? संयुक्त उत्तरदायित्व। यानी कि कोई किसान कोई खाली भूमि नहीं छोड़ सकता था, अपने पड़ोसी किसान की भूमि लेकर उसको भी बांट सकता था और वो महाल को टैक्स देता था। महाल उसको क्या करता था? सरकारी कोष में जमा कराता था। उत्तर पश्चिमी प्रांत और उसके आसपास के क्षेत्रों में पहले जमींदारी व्यवस्था स्थायी रूप से लागू करने का निश्चय किया गया था। इसमें भारतीय राज्यों के द्वारा जो हस्तांतरित अंग्रेजों को जो क्षेत्र स्थापित किए गए थे या अंग्रेजों के द्वारा जो क्षेत्र विजित किए गए थे वे क्षेत्र इसमें शामिल थे। जैसे कि अवध के नवाब के साथ 1801 को संधि करके सात प्रांत इटावा, फर्रुखाबाद, इलाहाबाद जैसे क्षेत्र प्राप्त हुए थे, वो अंग्रेजों के अधिकार में आ गए थे। इसी तरह से 1803 में जब सूर्य अर्जुन गांव की संधि सिंधिया के साथ की गई थी तो उसके द्वारा भी आगरा, पानीपत के बहुत सारे क्षेत्र अंग्रेजों को मिल गए थे। तो इन क्षेत्रों में इस व्यवस्था को लागू कराने का इरादा था। पहले यहाँ पर जमींदारी व्यवस्था लागू करना चाहते थे, परंतु स्थायी बंदोबस्त को लागू करने के प्रश्न पर बंगाल सरकार और कंपनी के मतभेद बने हुए थे। क्यों बने हुए थे? क्योंकि स्थायी बंदोबस्त में भू राजस्व सीमित था। अगर कृषि की पैदावार भी अधिक हो रही है तो सीमित भू राजस्व देना पड़ता था और समय के साथ साथ उसमें कुछ काटछाट भी नहीं कर सकते थे, इसलिए कंपनी को काफी नुकसान हो रहा था। कंपनी के अधिकारी समझ रहे थे कि हम इससे अधिक भू राजस्व प्राप्त कर सकते हैं। इन परिस्थितियों में ही महलवाड़ी व्यवस्था को उत्तर क्षेत्र में अपनाया गया और 1819 से लेकर 1822 के बीच इसको ग्रहण कर लिया गया। कब से? 1819 से 22 के बीच इसको ग्रहण किया गया। कहा? उत्तर पश्चिमी प्रांत, विशेषकर यूपी वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? यूपी वाला। गंगा यमुना का जो आपका क्षेत्र जिसको बोल सकते हैं, उस क्षेत्र में इस व्यवस्था को लागू करने की कोशिश की गई। सर्वप्रथम बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कमिश्नर के सचिव थे हॉल्ट मैकेंजी ने 1819 में एक पत्र के माध्यम से उत्तरी भारतीय समाज की ओर ध्यान आकर्षित करवाया और सुझाव दिया कि गांव या महाल से कर लेने की व्यवस्था की जाए। इस व्यवस्था को लागू करने में किस व्यक्ति का योगदान है? हॉल्ट मैकेंजी। बोर्ड ऑफ कमिश्नर के क्या थे? बोर्ड ऑफ कमिश्नर के, एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, बोर्ड ऑफ कमिश्नर। कमिश्नर के सचिव से और 1819 में कहा कि इसको लागू करना चाहिए। ध्यान आकर्षित करवाया गवर्नमेंट का कि उत्तर भारत में महाल गांव में व्यवस्था अलग है, परिस्थिति अलग है, तो हमको ये व्यवस्था की जाए। 1822 में
साल के द्वारा इस सुझाव को कानूनी रूप दे दिया गया। 1819 में पेशकश की गई थी और 1822 में क्या किया गया, रेगुलेशन 7 के द्वारा इसको क्या दिया गया, कानूनी रूप, इसको दिया गया महलवाड़ी व्यवस्था को कानूनी रूप दिया गया। कौन से एक्ट के द्वारा, 1822 के रेगुलेशन 7 के द्वारा इसको कानूनी रूप दे दिया गया। जहां पर कहा गया कि जहां जमींदारी लगान एकत्रित करते थे वहां पर किराए के रूप में 30% लिया जाएगा, जबकि उन क्षेत्रों में जहां भूमि ग्राम या महाल की सम्मिलित भूमि थी वहां कर भूमि किराए का लगभग 95% तय किया गया। कितना तय किया गया, 95% तय किया गया। काफी अधिक था, ये काफी अधिक था, जिससे किसानों को और गांवों को काफी नुकसान इससे पहुंच रहा था। इस बंदोबस्त को लागू करने से कई समस्याएं उत्पन्न हो चुकी थी, जैसे भूमि की उत्पादन शक्ति, उसका मूल्य, उसका किराया तथा तय करना और भूमि का वर्गीकरण करना कोई आसान काम नहीं था। अब ये कैसे तय कर सकते, इस गांव में इतने किसान के पास इतनी जमीन है, तो इसमें बहुत सारे अधिकारी गण की आवश्यकता भी होती थी, वो अभिलेखों की आवश्यकता होती थी, तो इसके लेकर कई अधिकारी तो पल्ला झाड़ जाता है एक तरह से कि हम ये काम नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर भी जैसे जैसे इस काम को किया गया, इसमें काफी परेशानी में किसानों को काफी क्षति भी उठानी पड़ी। और जब इस तरह की मांग बढ़ रही थी, अव्यवस्थाएं आ रही थी, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो बाद के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने एक और प्रयत्न किया कि इसमें कुछ गुंजाइश की जाए, इसमें कुछ सुधार किया जाए ताकि किसानों को भी क्षति कम पहुंचे और सरकार को भी माली हालत का नुकसान नहीं उठाना पड़े। उन्होंने विलियम बेंटिक ने क्या किया, रेगुलेशन 9 लाया। कौन सा लाया, रेगुलेशन 9 वाला एक क्या है, इसके द्वारा व्यवस्थाओं में सिद्धांतों में कुछ परिवर्तन किया गया। क्या किया गया, कुछ परिवर्तन किया गया। जैसे इस रेगुलेशन 9 के द्वारा विलियम बेंटिक कौन सा लिखा है, महलवाड़ी व्यवस्था में विलियम बेंटिक रेगुलेशन 9, इसके द्वारा उन्होंने कुछ परिवर्तन किए। जैसे भूमि की उपज भूमि किराए का अनुमान लगाने की पद्धति को सरल बना दी। भूमि की उपज एवं भूमि किराए का जो अनुमान लगाने की पद्धति उसको सरल बना दिया गया। अलग अलग प्रकार की भूमि के लिए अलग अलग औसत किराया तय किया गया। अलग अलग प्रकार की भूमि के लिए अलग अलग औसत किराया तय किया गया। पहली बार लगान निश्चित करने के लिए मानचित्रों और पंचिकाओं का भी सहारा लिया गया। इस एक्ट में पहली बार लगान निश्चित करने के लिए मानचित्रों और पंचिकाओं का भी सहारा लिया गया, उनका प्रयोग किया गया। इस नई भूमि योजना को कार्यशैली में लाने का श्रेय मार्टिन बर्ड को जाता है, उनके निर्देशन में काम किया गया। रेगुलेशन 9 के लिए किसके काम किया गया, मार्टिन बर्ड। कौन थे, मार्टिन बर्ड के नेतृत्व में काम किया गया। इसका रेगुलेशन 9 के द्वारा जो सुविधाएं दी गई थी, जो कुछ नया परिवर्तन करना था, वो मार्टिन बर्ड के निर्देशन में कार्य किए गए। इस योजना जो मार्टिन बर्ड की योजना थी, इस एक्ट के बाद जो योजना बनी, मार्टिन बर्ड की योजना बनी। इस योजना के अनुसार भूमि का सर्वेक्षण किया जाना और बंजर भूमि और उपजाऊ भूमि में स्पष्ट अंतर करना था। मार्टिन बर्ड योजना के अनुसार क्या हुआ कि भूमि का सर्वेक्षण करो और बंजर भूमि और उपजाऊ भूमि दोनों को स्पष्ट करना है, कौन सी भूमि बंजर है और कौन सी उपजाऊ है, और इसको पंजीकृत करना है कि इस क्षेत्र में, इस गांव में, इस महाल में कौन सी भूमि बंजर है, कितनी भूमि बंजर है, कितनी उपजाऊ है, इसका स्पष्ट करना और पंजीकृत करना उसको। फिर समस्त मांग है, समस्त गांव की भूमि का अध्ययन कर भूमि कर निर्धारित किया गया। फिर समस्त मांग है, समस्त गांव की जो मांगे थी किसानों की और समस्त गांव की का जो भूमि थी उसका अध्ययन करके भूमि का निर्धारित किया गया। भूमि किराए का 66% राज्य के हिस्से में तय किया गया, जो 30 वर्ष की अवधि के लिए तय कर दिया गया। कितना परसेंट जोड़ा गया, 66%। कितने वर्षों के लिए, 30 वर्ष के लिए लागू कर दिया गया। 1855 में सरकार ने इसको बढ़ाकर लगभग 50% कर दिया गया, इनको पैदावार का 50% कर दिया गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि महालवाड़ी व्यवस्था भी एक तरह से जमींदारी व्यवस्था का ही दूसरा रूप हम कह सकते हैं। इसमें किसानों को काफी क्षति उठानी पड़ी, क्योंकि कोई स्पष्ट व्यवस्था तो थी नहीं, कौन सी उपजाऊ भूमि है, कौन सी बंजर भूमि है, काफी परेशानियों का किसानों को सामना करना पड़ता था। अतः तीनों ही जो पूर्ण बंदोबस्त व्यवस्थाएं थी, रैयतवाड़ी, स्थायी जमींदारी
और महलवाड़ी, उसमें किसानों को काफी क्षति का सामना करना पड़ा। कालांतर में जो किसान विद्रोह देखते हैं वो इन भूमि बंदोबस्त के कारण ही हमें देखने को प्राप्त होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ उपलब्ध होते हैं।